फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बीएफएम के मॉड्यूल सी के टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हम लोग 5 या 6, ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 1 आज हम लोग देख रहे हैं, फिर पार्ट 2 में लेकर आऊँगा, इसमें और 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो जो भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपने इस पार्टिकुलर सेशन में। तो दोस्तों, ये पहला मॉड्यूल सी है, इसी तरह मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल डी भी मैं कवर करूँगा। बाकी जो आपके पास जो भी रेस्ट डे बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, तो फ्रेंड्स इस 30 दिन में प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, और भी लोगों को जोड़े इस चैनल के साथ, ताकि उनका भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो सके। और आप लोग देखेंगे कि यदि कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत है जो कि मुझे लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं वहीं पे समझा दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन को अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेंसी है जो कि फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है यूरो, ऑप्शन नंबर सी है आईएनआर, ऑप्शन नंबर डी है जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो दोस्तों, कौन सा फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आइए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ जो करेंसी है वो हमारा फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। देखिए, इसका लॉजिक समझिए। कोई भी करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल होता है जब कोई भी करंट अकाउंट, व्हेन देयर आर नो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रिस्ट्रिक्शन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ फंड इनटू द कंट्री। जब फंड के फ्री मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ठीक है, अच्छा, एंड आउट ऑफ द कंट्री, या अंदर आए या बाहर जाए, एज देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए है क्या कि भारत से फंड को ले जाने के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन रुपीज़ जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इंडियन रुपीज़ इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा ये गया है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का इनमें से कौन सा स्रोत है। ऑप्शन ए का रहा है ट्रेजरी बिल इशूड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी का रहा है कमर्शियल पेपर, ऑप्शन सी का रहा है अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन डी का रहा है ऑल द अबव। तो दोस्तों, हमारा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो इन चारों के चारों, इन तीनों में से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोर्स है दोस्तों। मैंने अपने बीएफएम के मॉड्यूल सी का जो लेक्चर था उसे मैंने समझाया भी था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा ट्रेजरी बिल आता है, कमर्शियल पेपर आता है, और दोस्तों हमारा अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी आता है जो कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ट्रेजरी बिल। अब देखिए दोस्तों, ट्रेजरी बिल के बारे में पूछा गया है। ट्रेजरी बिल का इनमें से कौन सा फीचर है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कर रहा है द टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्री डिटरमाइंड अमाउंट, ठीक है, यानी कि ट्रेजरी बिल जो है आरबीआई इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में फिक्स अमाउंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि इंटरेस्ट इज बाय वे ऑफ डिस्काउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो डिस्काउंट के थ्रू मिलता है। ऑप्शन सी में कहा गया है द प्राइस इज डिटरमाइंड थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस, यानी कि नीलामी की प्रोसेस होती है जिससे प्राइस को डिसाइड किया जाता है। और ऑप्शन डी कर ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, ट्रेजरी बिल के बारे में मैंने अच्छे तरीके से समझाया था आप लोगों को। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। देखिए, ट्रेजरी बिल एक तरह का शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है सरकार का, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर को इनेबल करता है अपना शॉर्ट टर्म फंड को और मार्केट रिस्क को घटाने के लिए। ये आरबीआई के द्वारा ऑक्शन की जाती है, रेगुलर इंटरवल पे होती है ऑक्शन, और ये डिस्यू किया जाता है डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे। कोई भी पर्सन हो, चाहे भारत का इंडिविजुअल हो या फर्म हो या कंपनी हो या कॉर्पोरेट बॉडी हो या कोई ट्रस्ट हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो ट्रेजरी बिल को परचेज कर सकती है। और ट्रेजरी बिल आर एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर एसएलआर पर्पस। तो एसएलआर के लिए ट्रेजरी बिल को यूज किया जा सकता है। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और दोस्तों, ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट है 25,000 और इसके मल्टीपल में ये इशू होता है। किसके मल्टीपल में? तो 25,000 रुपये के मल्टीपल में। और ये इसका 3 डिफरेंट मैच्योरिटीज़ है जिसपे ये इशू किया जाता है। एक है 91 डेज, एक है 182 डेज और एक है 364 डेज। तो दोस्तों, आपके पास ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आप जरा देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें पहला तो बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा है। डिस्काउंट पे इसे इशू किया था, ये भी सही है। और जिसका प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है ऑक्शन प्रोसेस के द्वारा। तो तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कमर्शियल पेपर का फीचर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसे आप लोग प्रिपेयर करके रखिए अच्छे तरीके से। लास्ट टाइम रिवीजन में यही सब क्वेश्चन आपके काम आएंगे। चलिए,
कॉमर्शियल पेपर का फीचर्स पूछा गया है। ऑप्शन ए का रहा है इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अ फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ऑप्शन बी का रहा है द हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर कैन रेज शॉर्ट टर्म फंड थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। सी का रहा है इट इज एडिशनल इंस्ट्रूमेंट टू द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। और डी का रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों कॉमर्शियल पेपर का फ्यूचर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। आइए देखते हैं कॉमर्शियल पेपर का क्या क्या फीचर है। तो सीपी एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, 7 दिन से 365 दिन के लिए इशू होता है, कॉर्पोरेट एंट्री से इशू करती है और डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है। कॉमर्शियल पेपर एक तरह का अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है। और कॉमर्शियल पेपर का जो रिटर्न्स होता है वो एफडी से ज़्यादा होता है और सीडी से भी ज़्यादा होता है। सीडी क्या है दोस्तों? सीडी है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और सीपी को इशू कर सकते हैं 5 लाख के डिनोमिनेशन में या उसके मल्टीपल में, ठीक है। और एक इन्वेस्टर जो है वो 5 लाख से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसका फेस वैल्यू। और ओनली कॉर्पोरेट हु गेट एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग कैन इशू सीपीज एज पर आरबीआई रूल। तो जिसके पास ग्रेड ए रेटिंग है वही जो है कॉर्पोरेट वही सीपी को इशू कर सकती है। तो ये सब कुछ नियम है सीपी से रिलेटेड, आप लोग ध्यान रखिएगा इन सभी नियमों का। तो दोस्तों ये पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैंने कलेक्ट किया है और फिर साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए इस पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें देखिए कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर के बारे में पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने ट्रेजरी बिल देखा, तो कॉर्पोरेट डेब्ट के पेपर के बारे में ऑप्शन नंबर ए कर रहा है इट इंक्लूड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड डिवेंचर इशूड बाय कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बी कर रहा है यील्ड ऑन बॉन्ड इज हायर देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सी कर रहा है दीज आर नॉन एसएलआर सिक्योरिटी वेयर बैंक कैन इन्वेस्ट। और डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ दिस। अब देखिए कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर के बारे में आप लोगों को पॉइंट्स बताता हूँ। बेसिकली ये एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड डिवेंचर है। तो ये बॉन्ड एंड डिवेंचर का ही टाइप है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड डिवेंचर का टाइप है, जो कि कौन इशू करती है? कॉर्पोरेट इशू करती है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे इशू करती है। ये एक तरह का नॉन एसएलआर सिक्योरिटी है, यानी कि एसएलआर में इसे यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों ने ट्रेजरी बिल में देखा था कि उसे हम लोग एसएलआर के रूप में सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर को हम लोग एसएलआर के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। और ये टायर 2 का पार्ट है, टायर 2 कैपिटल का ये पार्ट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी के सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यील्ड होता है, यानी कॉर्पोरेट डेब्ट पेपर का जो यील्ड होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है हमारा उसमें सभी के सभी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में पॉइंट पूछा गया है। ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सीआईबी के एग्जामिनेशन में। ऑप्शन ए कर रहा है दे आर इशूड बाय पब्लिक डेब्ट ऑफिस ऑफ आरबीआई। ऑप्शन बी कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट इशू स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड। ऑप्शन सी कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई। ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। आइए थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कौन करती है? पब्लिक डेब्ट ऑफिस इशू करती है आरबीआई की। प्राइस जो है वो ऑक्शन में डिटरमाइन किया जाता है। एक्टिव ट्रेडिंग होता है सेकेंडरी मार्केट में। यदि यील्ड रेट जो है कूपन रेट से ज़्यादा है तो उसे डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा। और ओपन मार्केट ऑपरेशन शॉर्ट में से ओएमओ कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है ताकि लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन रख सकें। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, तो आपको इस तरह के और भी जो एमसीक्यू का सेशन मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा उसका पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें स्ट्रिप्स के बारे में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। STRIPS क्या होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कर रहा है सेपरेटली रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। ऑप्शन बी कर रहा है अंडर दिस प्रोसेस प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर ट्रीटेड एज सेपरल जीरो कूपन सिक्योरिटीज। ऑप्शन सी कर रहा है बोथ ए एंड बी बोथ। और ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स स्ट्रिप्स के बारे में जानते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी बोथ एंड बी। तो स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, सेपरेटली रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को सेपरेट जीरो कूपन सिक्योरिटीज के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन अ डिवेंचर एंड अ बॉन्ड इज, यानी डिवेंचर और बॉन्ड के बीच में क्या मटेरियल डिफरेंस होता है। ऑप्शन ए कर रहा है डिवेंचर आर गवर्न बाय रिलेटिव प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। ऑप्शन बी कर रहा है डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल ऑन रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी कर रहा है बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गवर्न बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों डिवेंचर और बॉन्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। देखिए डिवेंचर जो है वो कंपनी लॉ के अनुसार काम होता है, रिलेवेंट कंपनी लॉ, और ये ट्रांसफरेबल होता है ओनली बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी डिवेंचर की
तभी उसे ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है बॉन्ड की, तो बॉन्ड एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और दोस्तों वो गवर्नमेंट हो वो गवर्न होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो अंतर समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए में कहा गया था कि डिवेंचर जो है रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, बिल्कुल सही है। बी कह रहा था कि डिवेंचर को ट्रांसफर करेगा रजिस्ट्रेशन पे, बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है कि बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच आर गवर्न बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऐसा करेक्ट ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों जो भी पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये एग्जैक्ट मैकमिलन बुक के पॉइंट्स हैं। मैकमिलन बुक से मैंने ये सब पॉइंट उठाए हैं और मैंने क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर का और फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म यदि आपको नोट्स चाहिए, कम समय में यदि आप लोग ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज़ कन्वर्टेबल बॉन्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बॉन्ड का टाइप में पूछा गया कि कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है। ऑप्शन ए कर रहा है इट इज़ मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ऑप्शन बी कर रहा है बॉन्ड होल्डर हैज़ एन ऑप्शन टू कन्वर्ट डेप्ट इनटू इक्विटी ऑन फिक्स डेट। तो बॉन्ड होल्डर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो डेप्ट को इक्विटी में बदल सकता है किसी फिक्स डेट को। ऑप्शन सी कर रहा है कन्वर्जन प्राइस इज प्री डिटरमाइंड। और ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में याद रखिएगा कि ये डेप्ट इक्विटी का मिक्सचर नहीं है। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें बॉन्ड होल्डर के पास एक ऑप्शन दी जाती है कि आप डेप्ट को इक्विटी में बदल सकते हैं किसी पार्टिकुलर दिन के दिन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो कन्वर्टेबल ऑप्शन में गिव द बॉन्ड होल्डर ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग डेप्ट इनटू इक्विटी ऑन स्पेसिफाइड टर्म्स। तो कुछ शर्तें होती हैं जिन पे बेसिस पे बॉन्ड होल्डर डेप्ट को इक्विटी में बदल सकता है और उस ऑप्शन को कहते हैं इम्बेडेड ऑप्शन। क्या कहते हैं दोस्तों उस ऑप्शन को? इम्बेडेड ऑप्शन। और उसको इफेक्ट होता है किस पे? बॉन्ड के प्राइसिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है, जिसे शॉर्ट में हम लोग एनडीएस कहते हैं। तो एनडीएस का फ्यूचर पूछा गया है। द फ्यूचर्स ऑफ एनडीएस आर। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी क्लियरिंग अगेंस्ट एस्यूड पेमेंट इज हैंडेड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई। बी, फिजिकल डिलीवरी ऑफ चेक आर नॉट रिक्वायर्ड। सी, ऑल इंटर बैंक मनी मार्केट डील्स आर डन थ्रू नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। डी, ऑल द अबव। तो दोस्तों एनडीएस का फ्यूचर कौन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं बताता हूँ एनडीएस होता क्या है। एनडीएस यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डील करते हैं। यानी कि यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिकली यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डील किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का रहा था और ये किसकी हैंड ये गवर्न कौन करती है? तो सीसीआई यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे गवर्न करती है, ये याद रखिएगा। यानी कि जो चेक का क्लियरिंग और एज्योर पेमेंट होता है वो सीसीआई इसे गवर्न करती है। इसमें चेक का फिजिकल डिलीवरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होती है। और दोस्तों जितने भी इंटर बैंक मनी मार्केट डील्स होते हैं वो एनडीएस के थ्रू ही होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को नोट भी प्रोवाइड कर दिए हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएलआर के बारे में पूछा गया है कि एसएलआर को किस एसेट के रूप में मेंटेन किया जा सकता है। ऑप्शन ए कर रहा है कैश बैलेंस इन एक्सेस ऑफ सीआरआर रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी कर रहा है गोल्ड एट करेंट मार्केट प्राइस। ऑप्शन सी कर रहा है अप्रूव्ड सिक्योरिटी वैल्यूड एज पर आरबीआई नॉर्म्स। ऑप्शन डी कर ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है वो एक तरह का एसएलआर सिक्योरिटीज़ होता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट डेट पेपर होता है वो हमारा एसएलआर सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये आरबीआई डिसाइड करती है कि किसे हम लोग किस सिक्योरिटी को अप्रूव्ड माना जाएगा और किसे अप्रूव नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। देखिए एसएलआर के बारे में कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एसएलआर को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, शॉर्ट में से एनडीटीएल कहते हैं। ठीक है, एसएलआर को मेंटेन किया जाता है गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या अप्रूव्ड सिक्योरिटी के फॉर्म में, जो कि आरबीआई टाइम टू टाइम नोटिफाई करते रहती है। ठीक है, और एसएलआर को हेल्ड किया जाता है अप्रूव्ड, एसएलआर इज हेल्ड इन अप्रूव्ड एसेट एंड इज नॉट अवेलेबल टू द बैंक फॉर मेकिंग लोन्स। हाँ, इस पे बैंक लोन नहीं दे सकते एसएलआर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ पॉइंट है एसएलआर से रिलेटेड जो कि हमें ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसे शॉर्ट में हम लोग एलएएफ कहते हैं। एलएएफ क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर बाय आरबीआई लेंड फंड टू द बैंकिंग सेक्टर थ्रू रेपो इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन बी कह रहा है दिस इज यूज टू मॉनिटर डे टू डे मार्केटिंग लिक्विडिटी। ऑप्शन सी कह रहा है दिस इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन विद आरबीआई। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इसमें से क्या सही है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बारे में मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। एलएएफ जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का, ताकि वो लिक्विडिटी को मॉड्यूलेट कर सके और इंटरेस्ट रेट सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके मार्केट में। इसका ये बेसिकली डिफरेंस होता है दो की रेट का, एक रेपो रेट का और एक रिवर्स रेपो रेट का। याद रखिएगा एलएएफ डिफरेंस है रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का।
ठीक है, और इसे शॉर्ट में लिक्विडिटी कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस आप देख सकते हैं, यानी कि रेपो रेट भी आता है इसमें और रिवर्स रेपो रेट भी आता है, का दोनों का रोल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें पूछा गया है बैंक नीड नॉट मेंटेन सीआरआर ऑन। तो बैंक को सीआरआर नहीं मेंटेन करना है किस पे? ऑप्शन ए कर रहा है पेड अप कैपिटल, रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, रिफाइनेंस फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी कर रहा है एक्सेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ऑप्शन सी कर रहा है क्लेम्स रिसीव फ्रॉम डीआईसीजीसी और ईसीजीसी। ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन सभी पे नहीं सीआरआर को मेंटेन करना होता है, चाहे पेड अप कैपिटल हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे रिटेन प्रॉफिट हो, चाहे किसी भी एपेक्स इंस्टीट्यूशन के द्वारा रीफाइनेंस हो, तो इस पर सीआरआर रिक्वायरमेंट की बात नहीं आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आपको एक केस स्टडी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर यदि इनकम टैक्स का एक्सेस प्रोविजन है तो उस पर भी सीआरआर को मेंटेन करना आवश्यक नहीं है। और दोस्तों जो डीआईसीजीसी से या जो ईसीजीसी से क्लेम मिला है उस पर भी सीआरआर को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इंक्लूड, यानी कि डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के अंदर क्या क्या पार्ट आता है? ए कर रहा है एक्रूड इंटरेस्ट, बी कर रहा है क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट, सी कर रहा है अदर लायबिलिटी, डी कर रहा है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी के सभी डीटीएल के पार्ट हैं, चाहे वो एक्रूड इंटरेस्ट हो या वो क्रेडिट बैलेंस हो या वो एनी अदर लायबिलिटीज हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे पूछा गया है एफसीएनआर डिपॉजिट का फीचर बताओ। ए कह रहा है कि ये इसका डिनोमिनेशन या तो यूएसडी में होगा या जीबीपी में होगा या जेपीवाई में होगा या यूरो में होगा या यूएस डॉलर में होगा। ये नॉन रेजिडेंट इंडियन के द्वारा डिपॉजिट मेंटेन किया जाता है। सी कर रहा है कि जो इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो आरबीआई मेंटेन करती है, और डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सभी के सभी ऑप्शन एफसीएनआर डिपॉजिट के हिसाब से सही है। एफसीएनआर क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, तो नाम में ही नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ है, तो एनआरआई तो होगा ही दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन आज के सेशन के। इसी तरह मैं आप लोग के लिए अगले सेशन लेकर आऊँगा और भी टॉप 15 क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आऊँगा, वो मैं डिस्कस करूँगा मॉड्यूल सी का, और इस तरह सारे मॉड्यूल सी को डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको लेसन पसंद आया हो, चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। और जिन लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, चाहे ये पीडीएफ हो या शॉर्ट टर्म में आपको यदि शॉर्ट टाइम में यदि रिवाइज करना है सभी टॉपिक को, वो पीडीएफ हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इस लेसन में बने रहने के लिए धन्यवाद।